अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करना है और साथ उनके यूजेस को भी देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ना जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है ओरिजिन। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल से डिराइव किए गए थे। तो फर्स्ट जो उनका ओरिजिन है वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। लेकिन बाद में जब जो फ्रेडरिक वोहलर ने यूरिया मैन्युफैक्चर किया था तो उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी वाला जो सारा हिस्ट्री है, उसके बाद ये भी जो है वो डिस्कवरी हुई थी कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये इसका ओरिजिन है कि वैसे तो प्लांट्स और एनिमल से ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जैसे मिनरल्स और रॉक्स हैं उनसे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाती है कंपोजिशन। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजेंस, ये सारे भी एलिमेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक का कोविलेंट लिंकेज। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली कोविलेंट बॉन्ड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कोविलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इनके अंदर कोविलेंट लिंकेज जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी ये कोविलेंट कंपाउंड्स हैं बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक है सॉलिबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनिक है नेचर में, तो वो नॉन पोलर है। ठीक है, तो वो सॉल्युबल भी किस में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन है, CCl4 है, और हमारे पास जो है वो मिथाइल क्लोराइड है। यानी इस तरह के जो सॉल्वेंट्स हैं ना जो ऑर्गेनिक है नेचर में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हीं में सॉल्युबल होंगे, क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला जो सॉल्युबिलिटी का रूल है कि जैसा सॉल्वेंट सोल्यूट होता है वो उसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हाई होती है और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जैसे कि हमने अभी देखा है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कोविलेंट लिंकेज है, तो कोविलेंट बॉन्ड्स होने की वजह से जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो इसलिए उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब कोविलेंट बॉन्ड्स होने की वजह से हमारे पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कितने हैं, वो लो हैं। ठीक है, तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी। जो कोविलेंट कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, अनस्टेबल हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है इनऑर्गेनिक के मुकाबले में। नेक्स्ट हमारे पास है कंबस्टिबिलिटी। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल हैं। ठीक है, उनकी जो कंबस्टिबिलिटी है यानी कंबशन ये बहुत अच्छी देते हैं। ठीक है, यानी हीटअप जो है वो आराम से हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है उस वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास एक ही सेम कंपाउंड है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका डिफरेंट है। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आइसोमेरिज्म की भी प्रॉपर्टी होती है। ये मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उनका बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस ये देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके मुकाबले में फास्ट रिएक्शंस देते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्लो रिएक्शंस देते हैं, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तो ये हमारे पास जर्नल करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोर्सेज की। तो सबसे पहले जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो हमारे पास है कोल। ठीक है, हमने जो है पाकिस्तान में हमारे पास ना 3 तरह के सोर्सेज हैं जहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। एक हमारे पास कोल है,
एक पेट्रोलियम है और एक नेचुरल गैस है। तो हमारे पास जो है इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कोल। तो सबसे पहले कोल का इंट्रोडक्शन है। कोल हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये एक मिक्सचर है, किस चीज का, ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हमारे पास जो कोल है वो बेसिकली क्या होता है, एक ब्लैकिश मिक्सचर होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक प्रोसेस के बारे में बात आ जाती है जिससे कोल बनता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। तो हमारे पास जो कार्बनाइजेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, स्लो डीकम्पोजिशन है। कि अगर हम जो है डेड प्लांट्स की ना स्लो डीकम्पोजिशन करें मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तब हमें जाके क्या मिलता है, कोल मिलता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। द स्लो डीकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल बाय डेड प्लांट्स। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, कार्बनाइजेशन। और इसको जो प्रोसेस है उसे हम कोल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है टाइप्स ऑफ कोल। अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कोल है वो कौन कौन से हैं, पीट है, लिग्नाइट है, ब्यूटामिनस कोल है और एंथ्रासाइट है। तो सबसे ज्यादा जो पीट होता है ना, पीट के अंदर सबसे कम जो है वो क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है, एंथ्रासाइट में। इसीलिए जो एंथ्रासाइट है उसे हाई क्वालिटी कोल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 98% कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्योर क्वालिटी का कोल है वो एंथ्रासाइट है। जो पीट है वो क्या है, सबसे लो क्वालिटी का कोल है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर हम कोल को स्ट्रॉन्गली हीट करवाएं एब्सेंस ऑफ एयर में, तो कोल जो है ना वो डिफरेंट फ्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट हमें चीजें देता है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कि अगर हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाएंगे तो हमें 4 तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब 4 तरह के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, अब उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है कोल गैस। सबसे पहले हमारे पास कोल गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कोल गैस की जो कंपोजिशन है वो क्या है कि इसमें मीथेन प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कोल गैस जो है वो मिक्सचर है इन तीनों गैसेस का। ठीक है, कोल गैस को हम ज्यादातर फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, और हमारे पास ये मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में अगर हमने इनर्ट एटमॉस्फेयर देना है तब भी हमारे पास कोल गैस को यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोल टार। कोल टार हमारे पास बेसिकली क्या होता है, थिक ब्लैक लिक्विड होता है। ठीक है, उसके बाद ये मिक्सचर होता है 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कि हमारे पास जो कोल टार है वो बेसिकली जो है वो 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा जो है यूज होता है इंडस्ट्रीज में। कौन सी इंडस्ट्रीज में, जो केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अगर बेंजीन, फिनोल जो है हमने बनाना है, ये वाले केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं कोल टार की वजह से। और फिर ये केमिकल्स आगे फर्दर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, डाइज हैं, सिंथेटिक डाइज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है कोल टार इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है कोक। कोक हमारे पास 98% कार्बन इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है सॉलिड रेसिड्यू होता है। कि अगर हम कोल को जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में बर्न करते हैं तो जो बाकी वेस्ट रह जाता है ना, ये यानी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, कोल गैस, कोल टार और अमोनिकल लिक्विड। इसके बाद जो वेस्ट बच जाता है ना वो कौन होती है, वो कोक होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू है ये। ठीक है, और ये भी यूज होता है फ्यूल के तौर पे। और हमारे पास ये 98% जो है वो कार्बन होती है। लास्ट हमारे पास आ जाता है अमोनिकल लिक्विड। तो अमोनिकल लिक्विड जो है वो सोल्यूशन होता है। अगर हम अमोनिया गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें और उसका सोल्यूशन बना लें तो उसको कहते हैं अमोनिकल लिक्विड। ठीक है, ये भी हमें कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है।
उसके बाद ये हमारे पास यूज़ कहाँ होता है, ये हमारे पास नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, और हमारे पास और भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है वो ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमारे पास ना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस है जो हम कोल में यूज, यानी कोल जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस देता है जिसको हम फर्दर यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब हम सेकंड जो है वो सोर्स की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है पेट्रोलियम। किया था कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो बेसिकली क्या होती है कि हम पेट्रोलियम को डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर हीट करते हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास केरोसिन ऑयल आ जाता है, डीजल ऑयल आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, ठीक है, गैसेज आ जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलती हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो पेट्रोलियम से ही हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड सोर्स जो कि है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो नेचुरल गैस क्या होती है, लो मैस हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर, कि हमारे पास जो लो मॉलिक्यूलर मैस के हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये लो मॉलिक्यूलर मैसेज हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इनका जो मिक्सचर है उसको नेचुरल गैस कहा जाता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस हमारे पास ना बहुत सारी जगहों पे यूज होती है, जैसे फ्यूल के तौर पे यूज होती है नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में यूज होती है, इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है कि इंडस्ट्रीज के अंदर भी नेचुरल गैस काफी ज्यादा यूज होती है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो हमें ना बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, ऑयल्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास ना शुगर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेलुलोज भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, तो वो भी, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसी तरह प्रोटीन्स जो हैं वो भी प्लांट्स जो है वो हमें सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद ऑयल्स जो हैं जो हमें प्लांट के सीड्स से मिलते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसी तरह विटामिन्स भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो प्लांट्स इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ना सोर्सेज हो गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस और यूजेस। अब सिंथेसिस में हमने पहले भी जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमने इंट्रोडक्शन में वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास ना पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए थे, तो उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी बनाई थी कि प्लांट्स और एनिमल्स में एक वाइटल फोर्स होता है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। लेकिन यूरिया मैन्युफैक्चर के बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी सोर्स बन गया जो है सिंथेसिस का, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस में हमारे पास यही दो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यूजेस। यूजेस की बात करें तो फूड के अंदर अगर हम देखें तो मिल्क, एग्स, वेजिटेबल्स हमारे पास सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्लॉथिंग में देखें तो कॉटन, नायलॉन जो हम क्लॉथिंग यूज करते हैं वो भी सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई हैं। उसके बाद मेडिसिन जो हैं, एंटीबायोटिक्स हो गई, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गई, पेन किलर्स हो गई, ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती हैं। उसके बाद फ्यूल, फ्यूल जो है हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, इंडस्ट्रीज में, वो भी कहाँ से आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आता है। उसके बाद जो हाउसेज हैं, हाउसेस के अंदर हम जो वुड यूज करते हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक सोर्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं डिफरेंट चीजें बनाने के लिए, जैसे रबर है, डाइज हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेंट्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो कैसे बनती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बहुत ज्यादा सोर्सेज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला यानी थोड़ा सा इसका जो करेक्टरिस्टिक्स थी, जो भी इसका जर्नल जो सारा सिंथेसिस था, यूजेस थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियोस को, और लाइक भी वीडियोस को लाजमी किया करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।